हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स में हमने थर्ड चैप्टर है उसको पढ़ लिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम शुरुआत करने वाले फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर है दोस्तों मोशन इन ए प्लेन। देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है या एक डायमेंशन के अंदर मूव करता है। एक डायमेंशन कैसे? या तो हो सकता है एक्स में मूव करे, या फिर वाई के अंदर मूव करे, या फिर जेड डायरेक्शन के अंदर मूव करे। आगे बात सुन, देखो जैसे इस साइड मूव कर रहा है या तो एक्स डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे मूव कर सकता है और आगे पीछे मूव कर सकता है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। अब बात आती है मोशन इन ए प्लेन। देखो, प्लेन के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्लेन का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, दो डायमेंशन के अंदर मूव करता है, तो उसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। प्लेन की कितनी डायमेंशन होती है दोस्तों? प्लेन की होती है दो डायमेंशन, ठीक है। आप एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, या एक्स जेड ले लो, ठीक है। किसी भी, जैसे ये हो गया वाई एक्स ले लिया हमने, वर्टिकल के अलोंग ले लिया वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग ले लिया हमने एक्स एक्सिस। अब इस प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। इसके लिए अलग अलग तरह की इक्वेशन आएंगी, ठीक है, उनको हमें पढ़ना है। अब देखो कि जो वन डायमेंशनल मोशन था उसके अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी थी दोस्तों, उसको हमने इस तरह से ट्रीट किया था कि एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया था, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया था। तो वेक्टर की नोटेशन लेना वहां पे जरूरी नहीं समझा था। तो इस डायरेक्शन को मान लिया, जैसे ये प्लस एक्स है, ठीक है, ये डायरेक्शन प्लस एक्स है, तो इसके इसी डायरेक्शन में कोई चीज अगर मूव करती है तो उसके लिए वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उन सब क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज को हमने पॉजिटिव ले लिया था। और कोई इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो उसको क्या मान लिया था दोस्तों? माइनस। तो वेक्टर की जगह हमने प्लस माइनस के सिंबल से वेक्टर को एडजस्ट कर लिया। अब बात आती है जब टू डायमेंशनल मोशन की, तो वहां पे हम प्लस माइनस से वेक्टर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें पहले पूरा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। दोस्तों, स्केलर और वेक्टर क्या क्या होते हैं? होते तो ये एक क्वांटिटी ही है, कोई भी क्वांटिटी है, मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है उसको बोलते हैं वेक्टर। और ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर क्या आएगा दोस्तों? वेक्टर के पास क्या क्या होगा? द क्वांटिटी which possesses the डायरेक्शन, ठीक है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस तरफ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव किसकी वजह से होती है? नेगेटिव होती है डायरेक्शन की वजह से। या फिर आप देख लो एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो उसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है, इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्या होता है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच possess ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, जैसे हमने क्या किया था, डिस्टेंस। डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हमने मापी थी तो उसको क्या कर दिया था, 10 मीटर। अब इसके अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप मापोगे डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट, मान लिया कोई चीज है वो 10 मीटर दूर है, ठीक है, 10 मीटर दूर है अपने इनिशियल पॉइंट से, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 10 मीटर। 10 मीटर क्या है उसका दोस्तों? 10 मीटर है उसका मैग्नीट्यूड। अब साथ में क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, या डायरेक्शन बता देंगे। टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर कोई भी डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर टुवर्ड्स साउथ हो गया। तो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी, साथ साथ की डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता। स्पीड है, स्पीड भी क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड के केस में भी हम क्या बताते हैं कि स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। एक चीज ध्यान रखना कि दोनों की जो क्या है यूनिट है वो सेम आई है, बस क्या है इसके अंदर डायरेक्शन है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, उसके बाद इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर का क्या, वेक्टर की से जुड़ा मैथमेटिक्स भी तो आएगा ना। जैसे कोई क्वांटिटी है, उनको कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर को कैसे घटाते हैं, उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। ठीक है, अब पहले पढ़ लेते हैं स्केलर। ठीक है, स्केलर आसान है तो पहले इसी को देख लेते हैं। स्केलर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये कैसे होगा वही देखिए। आगे बात सुनो, पहले किसकी बात कर लेते हैं? पहले बात कर लेते हैं स्केलर। स्केलर के अंदर क्या है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन तो होती नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये एक सिंपल जो अलजेब्रा है उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई डिस्टेंस, सॉरी वेक्टर नहीं है तो वेक्टर नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, उसके अंदर हमने दूसरी डिस्टेंस ऐड करनी है 20 मीटर, तो सीधा ही इसको ऐड करके 30 मीटर लिख देंगे। ठीक है, आगे बात सुनिए, इसका डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी। मान अगर वहीं पर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हमें देखना पड़ेगा कि जो 10 मीटर है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वो किस डायरेक्शन में है, और 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, उसके बाद ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्केलर में सीधा सिंपल क्या है कि जो अलजेब्रा है, जो आपने अब तक पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो सारी चीजें उसी प्रकार से अप्लाई होंगी इसके अंदर। लेकिन वेक्टर के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, तो इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं स्केलर वाले में। अब देखते हैं वेक्टर के अंदर क्या क्या आता है। अब देखो एक चीज और देख लो, इसके अंदर स्केलर के अंदर देख लेते हैं और क्वांटिटी कैसे हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ये किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इनका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ वही उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, ये चीजें डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जब हम इसका मैथमेटिक्स देखते हैं या फिर इसका जो अलजेब्रा देखते हैं, तो उसके अंदर दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, उनको समझो, उनको एक बार नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वेक्टर है उसको हम कैसे सम अप करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। तो दो वेक्टर होता है वो दो जो फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है,
वेक्टर है वो दो चीजों को फॉलो करता है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक तो ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला है दोस्तों, दूसरा फार्मूला है इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो फॉर्मूले हैं, इनको ये फॉलो करता है, यानी जब भी एडिशन की बात आती है वेक्टर की, ये दो फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करता है, ठीक है। अब इनको बाद में आगे समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। अब देखो, मान लिया ये वेक्टर है, आगे बात समझो, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए, आगे बात। दूसरा वेक्टर है कोई ए डैश, तो अब हम इक्वालिटी चेक करेंगे कि ए और ए डैश इक्वल है या नहीं, ठीक है, इज इक्वल और ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए। ये कैसे चेक करेंगे, देखो दो वेक्टर हैं, ये इसकी टेल होगी, ये इसका हेड होगा, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ठीक। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए डैश, तो इसकी टेल पी होगी, सॉरी टेल पी है, इसका हेड क्यू है, इसकी टेल है पी डैश, इसका हेड है क्यू डैश, ठीक है। अब क्या है कि इस ए डैश वेक्टर को आप मूव करवाओ उस तरफ, तो आप देखिए कि जो पी है वो पी डैश से कोइंसाइड करता है और क्यू है वो क्यू डैश से एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है या नहीं। तो देखो इस ए डैश को मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो ये हो गया मेरा ए, लेकिन ए डैश क्या है, मान लिया ये इसकी टेल पी डैश है, ये पी है, इसकी टेल भी कहां पे आ गई, इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन क्या हो गया, देखो जो वेक्टर ए डैश का हेड है वो ए के हेड से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, ए के हेड से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि जो दोनों वेक्टर हैं उनके क्या करने चाहिए, उनकी टेल और हेड एक दूसरे से कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर देखो ये मत समझना जैसे ए वेक्टर यहाँ पे है और ये इसके पैरेलल एक वेक्टर है ए डैश, इसकी पी टेल है, इसकी क्यू हेड है, इसकी पी डैश टेल है और क्यू इसका हेड है, क्यू डैश इसका हेड, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि ये तो कोइंसाइड तो नहीं कर रहे, ये एक दूसरे से कितने दूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इसको शिफ्ट करके इसको मूव करवा के इसके ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, जो पी है वो पी डैश से कोइंसाइड करेगा और क्यू है वो क्यू डैश से कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हो गया, दोनों वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। आगे बात सुनो, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हो, ठीक है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, इक्वल, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको हम आगे पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि वेक्टर है एडिशन के दौरान इन दो लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। आगे बात समझिए, इन दो लॉ को फॉलो करता है। अब देखते हैं कि जब वेक्टर को हम when vector is multiplied by a scalar quantity, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, अभी कोई एक वेक्टर है P, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या कैसे करूंगा, 2 इंटू में ए डैश, सॉरी ए मोड,
ए मोड, ये इसके ऊपर वेक्टर का साइन मत लेना, मोड में ले लिया, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे क्या होगा कि जो मोड है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए के वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन तो इसकी सेम रहेगी लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। यानी जब भी हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मान लिया ये है ए, जर्नल ले लेते हैं, जर्नल फार्मूला, इसको किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है, तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू में, ठीक है, लैम्डा के मोड से मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, अनचेंज्ड। डायरेक्शन की आप बात करोगे तो अनचेंज्ड। आगे बात सुन, इसके साथ वैसे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, लेकिन यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है तो खाली अब डायरेक्शन के लिए क्या लिख देते हैं, अनचेंज्ड। यानी 2 से अगर, या सॉरी, किसी भी स्केलर से वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्केलर क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। आगे बात सुनिए, डायरेक्शन है वो अनचेंज्ड रहेगी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया या फिर आप बात कीजिए पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर, पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, किसी भी चीज की अगर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है हमें स्पेस के अंदर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी रेफरेंस फ्रेम को मानते हैं, किसी रेफरेंस फ्रेम को लिखते हैं। तो ये ले लिया हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन हमें बतानी है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बतानी है तो क्या करेंगे, पहले ये हो गया वेक्टर हमारा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बताना है तो पोजीशन किसी चीज की किससे बताएंगे, उसके पोजीशन वेक्टर से। ठीक, ये हो गया वेक्टर। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी, मान लिया x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लेन के अंदर क्या है, x1 और y1। अब ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं दोस्तों, 0 0। ठीक, या फिर आप किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, मान लिया ये पॉइंट है, इसको मैंने रेफरेंस फ्रेम मान लिया x1 और ये हो गया y। आगे बात सुनिए, x1 y1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम y और x। आगे बात सुनो, y और x। देखो इससे निकाल, पहले इससे निकाल लेते हैं, इससे जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो वेक्टर हमारा क्या होगा अभी, इस पोजीशन को मान लेता हूं मैं ए और इसको मान लेता हूं बी। तो ए बी वेक्टर हमारा किससे आएगा, ए बी पोजीशन वेक्टर वो आएगा x2 माइनस में x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस में y1 जे कैप। इससे आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। लेकिन इस पॉइंट की पोजीशन भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इस पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर आप लोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको निकाल लोगे तो ये क्या हो गया, ओ ए। इस पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसकी निकालेंगे x1 माइनस में 0 आई कैप प्लस में y1 माइनस में 0 जे। ठीक है, इससे इस पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी जिसको हमने रेफरेंस माना। अब देखो, अगर इस रेफरेंस पॉइंट को हम
ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इसको ए मान लिया, ये ओ है, तो ओ ए हमारे पास क्या आएगा अभी, ओ ए आएगा हमारे पास x1 माइनस में 0 i कैप प्लस में y1 माइनस में 0 j। ये आ गया इसका पोजीशन, ठीक है, ये आ गया इसका पोजीशन, ठीक है। अब ये तो होगा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट पिछली जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा था, जब कोई चीज अपनी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करती है तो उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, और पोजीशन चेंज होने को भी क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो, ये पहुंच गया इस जगह, ठीक है, इस जगह पे पहुंच गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इसको एक बार फिर से बनाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, या फिर ये देखो, तो ये हो गया भाई, ये पॉइंट ए है और ये चीज, ये ऑब्जेक्ट है वो मूव करके पॉइंट बी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ए मानना, इसको ए डैश सॉरी बी मान लिया, तो ये हो गया बी। अब देखो इस जगह की ओरिजिन से क्या इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, पोजीशन वेक्टर तो निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आया था अभी, x1 0 i कैप y1 0 j कैप। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, OB क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस में 0 i कैप प्लस में y2 माइनस में 0 j, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कौन सा होगा, ये दोनों तो पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट चीज जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कहां से हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कैसे आएगा दोस्तों, ए बी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर को हम निकाल लें तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, जैसे ये चीज इस तरह से इस पाथ से मूव किया है इस ऑब्जेक्ट ने इस पाथ को फॉलो किया है बी तक जाने के लिए, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच में, वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस में x1, ठीक है, i कैप प्लस में y2 माइनस में y1 0। फॉर्मूला यही है, बस क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, सॉरी फाइनल पोजीशन, यानी पहले ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे था, बाद में वो बी पे पहुंच गया, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। आगे बात सुनिए, अब इससे आगे आता है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या फिर ग्राफ से वेक्टर है उसको किस प्रकार से उसका एडिशन होगा, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन होगा, ये सारी चीजें हमें किससे दिखानी है, ग्राफ से दिखानी है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने और क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और दूसरा कर लिया हमने ये पोजीशन वेक्टर निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना और इक्वालिटी देख ली। अब देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। आगे बात सुनिए, वेक्टर एडिशन है उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर एडिशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर है बी, आगे बात सुनिए, ये कोई वेक्टर है बी, ठीक है, वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है
और वेक्टर बी, इन दोनों की टेल को एक पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे या फिर कोइंसाइड करवाएंगे। ऐसे देखो, अब मैं कर दूंगा ए, ये हो गया मेरा ए, और बी को भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करवा, यानी इन दोनों की टेल एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, रिजल्टेंट होगा वो किसी भी, ये होगा मान लो ये है, तो ए है वो, ये मान लिया आर, ठीक है, आर, या फिर इसको ऐसे जोड़ने की बजाय क्या करें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करें, देखो ये हो गया ए की जो हेड है, ए का हेड है, ये हो गया ए, और बी की टेल। सही तरीका तो यही है, उसको हम गलत कर रहे थे थोड़ा सा। तो बी है, बी की टेल को ए के हेड से मिला दो, ठीक है, कोइंसाइड कर दिया, मतलब इसकी टेल और इसका हेड कोइंसाइड हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये वेक्टर हो गया हमारा बी, हो गया ये। तो ए की टेल और बी के हेड को जो वेक्टर मिलाएगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट। आगे बात सुनिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, ए की टेल से लेकर बी के हेड तक। आगे बात सुनिए, आर किसके इक्वल होगा भाई, ए प्लस में बी, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। देखो क्या किया है, ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। ए के टेल से हमने बी के हेड, सॉरी बी के, ए के हेड से हमने बी के टेल को कोइंसाइड करवाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की टेल से बी के हेड को करवाएंगे। पहले किससे करवाया है, बी की टेल से ए के हेड को, और बाद में किससे करवाएंगे, ए के टेल से बी के हेड को। तो देखो अब डायरेक्शन देखेंगे, ए की डायरेक्शन इस तरफ है और बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। देखो अगर इसी तरह चले इस लूप के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर इसी तरह चले तो किस तरह से आनी चाहिए, ये आनी चाहिए डायरेक्शन, यही आनी चाहिए ना, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, दोनों वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट, ये ध्यान रखना। अब आर ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब बी प्लस ए देखते हैं, आर बी प्लस ए के भी इक्वल हो सकता है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो अब की बार क्या किया हमने, बी की, ए की टेल से बी के हेड को मैच कर दिया, क्योंकि इसमें क्या किया था, ए के हेड से बी की टेल को मैच किया, ठीक है। अब बी की टेल को, ठीक है, ए के हेड से मैच किया, देखो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या था, बी वेक्टर, ये हमारा क्या था, बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। आगे बात सुनिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर अब की बार हमारा क्या होगा, बी प्लस में ए। पहले कौन सा आ रहा है, बी, फिर इसी डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है, ए वेक्टर, तो बी प्लस ए। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, और डायरेक्शन क्या होगी, जो बी और ए की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए और बी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टेंट हमारा क्या आया है, बी प्लस ए, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी, दोनों वेक्टर के लिए क्या है, वेक्टर तो ए और बी ही रहेंगे ना भाई, वेक्टर है वो ए और बी ही है, इसमें भी ए और बी है, सिर्फ मैच करने का या फिर कोइंसाइड करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के आर इक्वल होंगे, दोनों का रिजल्टेंट तो सेम ही होगा। तो ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए। आगे बात सुनिए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसका जो रिजल्टेंट निकाला है, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? दो वेक्टर हैं तो क्या कर दिया हमने, दो वेक्टर हैं ये, एक के हेड को दूसरे की टेल से कोइंसाइड करवा दिया, ठीक है। तो दूसरे की टेल उससे अब जिस वेक्टर, जैसे इसको देख, ए के हेड से हमने बी की टेल को कोइंसाइड करवाया, तो जो ए की टेल से बी के हेड को मैच करवाएगा वो वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसके अंदर क्या करवाया है, बी के हेड को ए की टेल से कोइंसाइड करवाया है, तो बी की टेल से ए के हेड को मैच करने वाला वेक्टर क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। आगे बात समझिए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बात समझिए, जो दो वेक्टर हैं वो कम्यूट करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा a प्लस बी और प्लस सी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर देखो, ये ले लिया हमने वेक्टर a, ये हो गया हमारा वेक्टर b, ठीक है, ये हो गया वेक्टर c। आगे बात सुनिए, ये हो गया, या फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, सीधा नहीं लेते, इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये हो गया वेक्टर c। आगे बात सुनिए, देखो तो a और b का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ये आएगा ना भाई, इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। देखो a का जो हेड है वो b के टेल से मैच कर दिया, तो a की टेल b के हेड से मैच होगी, और डायरेक्शन क्या आएगी भाई, इनके अपोजिट। देखो a की डायरेक्शन ये है, b की डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये है, ठीक। ये आ गया हमारा a प्लस b, ठीक है, a प्लस b आ गया। अब देखो b प्लस c, b और c का जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या होगा, b और c का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, b प्लस c, तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन यही होगी ना भाई, b की डायरेक्शन ये है, c की डायरेक्शन ये है, तो b प्लस c की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, होगा b प्लस। अब देखो क्या करें, इनको मैं पॉइंट का नाम दे लेता हूँ, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट और ये हो गया S पॉइंट। एक बार तो हम लेंगे भाई कौन सी ट्रायंगल, एक बार तो लेंगे हम A, कौन कौन से वेक्टर लेंगे, A प्लस बी और C वेक्टर, क्या लेंगे भाई, A प्लस बी वेक्टर और प्लस किससे के साथ करें, C वेक्टर के साथ। तो दो वेक्टर है ना भाई, ये a प्लस बी और c, ये पूरा एक वेक्टर बन गया a प्लस बी, और c दूसरा वेक्टर बन गया। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, इनका रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये आएगा ये। इसके अंदर हमने कौन सी ट्रायंगल ली है भाई, देखो ट्रायंगल पी आर और एस, ट्रायंगल पी आर एस। इसके अंदर ट्रायंगल एक किस्म से कौन सी ली हमने, पी आर और एस। देखो ये a प्लस बी वेक्टर हो गया पी आर, और आर एस क्या होगा भाई, सी वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड, इनका क्या आएगा भाई, सम a प्लस बी हो गया प्लस में सी, ठीक है। तो ये जो पी एस है, पी एस की वैल्यू क्या आ गई भाई, a प्लस बी और प्लस में सी, यही आया ना भाई, a प्लस बी हमारा एक वेक्टर। अब की बार ट्रायंगल कौन सी लेंगे भाई, ट्रायंगल, अब की बार लेंगे ट्रायंगल, ये ए तो हो गया हमारा a प्लस बी, अब की बार लेंगे b प्लस सी, और अब की बार लेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस, अब की बार ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एस। देखो a की डायरेक्शन ये होगी, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, और क्यू एस
QS किसके बराबर है भाई? वेक्टर B प्लस में C के बराबर। एक वेक्टर तो या क्या? अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है भाई, PQ, A की डायरेक्शन किस तरफ है? PQ की तरफ, और B प्लस C की डायरेक्शन किस तरफ है? QS, तो PS इसका रिजल्टेंट आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, तो PS क्या आया अभी? यहां से आया PS इज इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C, ये पूरा। ठीक है, PS ये भी है PS। देखो ट्रायंगल PRS से भी रिजल्टेंट क्या आएगा? PS, और डायरेक्शन P से S तक थी। ठीक है, तरफ थी, P से S की तरफ। PQS में भी रिजल्टेंट क्या है? PS, और डायरेक्शन किस तरफ है? P से S की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे PS क्या है? A प्लस में B प्लस C, तो PS है वो तो बराबर है, एक ही वेक्टर है। ठीक है, PS है वो एक ही वेक्टर है, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी भाई, A प्लस B। ठीक है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A B प्लस C। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, इससे आगे करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है एक और प्रॉपर्टी, या फिर माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे किसी भी वेक्टर का, या फिर इसको आप प्रॉपर्टी की तरह याद रख लीजिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? कोई भी वेक्टर A, ठीक है, उसमें से A वेक्टर को ही हम घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये A वेक्टर है, तो A में से हमें A सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे भी? A प्लस माइनस ऑफ A। इसके अंदर वैसे माइनस नहीं आता, माइनस सिर्फ किसकी वजह से आता है? वेक्टर की डायरेक्शन की वजह से, वरना ये प्लस ही होता है, लेकिन माइनस किसकी वजह से आता है? वेक्टर की डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं होता। माइनस का मतलब क्या है? कि उस वेक्टर की डायरेक्शन जो पहले वाला वेक्टर है उससे अपोजिट है। जैसे हमारा ये वाला वेक्टर क्या है भाई? A, और माइनस A लेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? अपोजिट हो गया माइनस। ठीक है, माइनस। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है भाई, A का और माइनस B का, सिर्फ क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो A माइनस A क्या हो गया? 0। इसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। नल वेक्टर, आगे बात सुनिए, नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? नल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। या फिर किसी वेक्टर को ले लिया आपने, यहाँ पे देखो ये वेक्टर हो गया A, तो ये हो गया ये, तो माइनस A इस प्रकार से होगा, इसके इक्वल और इसकी अपोजिट डायरेक्शन, इसके पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के। ठीक है भाई, आगे बात सुनिए, इसके पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नल वेक्टर के अंदर A वेक्टर है कोई, उसके अंदर नल वेक्टर ऐड कर दें हम, तो क्या रहेगा? A वेक्टर ही रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी है इनको देख लीजिए। या फिर 0 के साथ A वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। आगे बात सुनिए, ठीक है, या किसी भी नंबर को, लैम्डा को, स्केलर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारा
फिर से 0 ही आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया, ये 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे ना। ठीक है, नल वेक्टर के लिए। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसको कैसे, ठीक है, वो देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कर, इसको कैसे पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो, ये दूसरा मेथड है वेक्टर को ऐड करने। ये 2 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, आगे बस ये 2 वेक्टर दे, सॉरी 1 वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया और इसको ठीक बना दिया, ठीक से हो गया बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि बी और ए को एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करवाएंगे। बी ए की टेल और बी की टेल को एक ही इसके ऊपर हमने कोइंसाइड करवा, हो गया भी कोइंसाइड, बी की टेल और ए की टेल कोइंसाइड होगी एक ही। अब क्या हो गया, ए के पैरेलल जितना ए का मैग्नीट्यूड है एक लाइन ड्रॉ कर। दूसरा क्या है कि बी के पैरेलल जितना बी का मैग्नीट्यूड है एक लाइन ड्रॉ करवाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ये वेक्टर, ये पॉइंट मान लिया हमने ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, मान लिया इसको, मान लिया हमने सी, वो सी हमारा क्या होगा, तो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होगा किसका, ए एंड बी, यानी ए और बी वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ठीक है, तो वो उन से जो पैरेलल बनेगा, पैरेललोग्राम, उसका जो डायगोनल होगा वो क्या बताएगा, दोनों वेक्टर का रिजल्ट, ठीक है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए जैसे ए और बी वेक्टर है, दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, तो इनसे बनने वाली जो पैरेललोग्राम होगी उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। इससे आगे आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें। ठीक है, वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें वो देखो। या फिर अगली क्लास के अंदर देखें, इसको शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टी और बचती हैं, उनके साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में करते हैं। जय हिंद।